घटनाक्रम पर जिसको सुनकर आपको बड़ा अफसोस होगा। उत्तर प्रदेश में जब आप कोरोना महामारी के बीच में जूझ रहे हो, जब आप अपने और अपनों की सलामती के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हो, अस्पतालों में बेड तलाश रहे हैं, आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप लॉकडाउन में घरों के भीतर कैद थे, ठीक उसी वक्त उत्तर प्रदेश के अधिकारी इस आपदा को अवसर में तब्दील करने के लिए पूरी जी जान से जुटे हुए थे। वो आपके लिए कम, अपनी जेब भरने के लिए ज़्यादा जुटे हुए थे। और बहनों भाइयों, मैं उसको गिद्ध मानता हूं जो आपदा में अवसर तलाशे और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा भ्रष्टाचार के जरिए लूटने की कोशिश करे, वो भी ऐसे काल में जब जनता परेशान हो, रोटी रोटी को मोहताज हो, बीमारी से लड़ रही हो। उस वक्त जो भ्रष्टाचार करें, शायद उनसे ज़्यादा गलीज कोई हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है और ये बेहद अफसोस वाली बात है। अफसोस वाली बात इसलिए है क्योंकि कोरोना जांच किट से लेकर पीपीई किट खरीदने से लेकर मास्क तक में घपले और घोटाले की खबरें आ रही हैं। इसके सबूत अब सार्वजनिक हो रहे हैं, इसकी फाइलें अब बाहर आ रही हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि चीज़ें जब बाहर आती हैं तो फिर उसका एक सिलसिला शुरू हो जाता है और सबके भ्रष्टाचार सामने आते हैं। अब जब 3, साढ़े 3, 4 साल सरकार को हो गए तो चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई हैं और बाहर कोई पराया नहीं लाता, अपने ही उन चीज़ों को बाहर कर देते हैं। तो अब बाहर आने का सिलसिला शुरू हुआ। ये मसला सुल्तानपुर से निकला और सुल्तानपुर से निकलते हुए ये उत्तर प्रदेश के करीब 65 जनपदों तक संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इस भयानक आपदा और महामारी के वक्त उत्तर प्रदेश में कोरोना किट खरीदने में घोटाला किया गया है। जो कोरोना किट 2000 से 2500 के बीच मिलनी चाहिए, उसको किसी ने 10,000, किसी ने 15,000 और किसी ने तो 20,000 प्रति किट के हिसाब से खरीदा। पंचायती राज विभाग का यह आदेश था कि उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत के पैसे से ये किट खरीदी जाए। अचानक से कुछ कंपनियां पैदा होती हैं, रातों रात बनाई जाती हैं, संदिग्ध कंपनियों के जरिए खरीद होती है। खरीद के कोई मानक, कोई रेट निर्धारित नहीं, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में सभी अधिकार जिला अधिकारियों में निहित होते हैं। वो सर्वाधिक ताकतवर होते हैं और वो कोई भी खरीद करें बिना टेंडर के कर सकते हैं। उन्होंने इसका पूरा लाभ उठाया, धमकाकर चमकाकर अपनों को ओबलाइज करके ग्राम प्रधानों से पैसे ले लिए गए, सेक्रेटरीज से पैसे ले लिए गए। हर जिले में आमतौर पर करीब 1000 के आसपास ग्राम पंचायतें होती हैं। तो आप ये समझिए कि घोटाले का स्तर कितना बड़ा है। और उत्तर प्रदेश में तकरीबन इस वक्त एक्टिवली मोर देन 90,000 ग्राम पंचायत हैं। तो घोटाले का आप स्तर समझें क्या है। जो सामान 4000 से 4,500 के बीच मिल जाना चाहिए, उसको किसी ने 10,000, किसी ने 20,000 और किसी ने उससे अधिक खरीदा। हैरत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसकी कोई प्रॉपर एक इंक्वायरी भी सेटअप नहीं कर रही है कि आखिर ये पता तो चल सके कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में किस रेट पर किसने किस प्रक्रिया का पालन करते हुए खरीदा। क्या इसके टेंडर कराए गए? नहीं। क्या कोटेशन लिए गए? नहीं। क्या जीएम पोर्टल से खरीदा गया? नहीं। तो फिर जिला अधिकारियों को, जिला पंचायत राज अधिकारियों को, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को या लखनऊ में पंचायती राज विभाग के एसीएस डायरेक्टर्स, इन सब की जिम्मेदारी कब तय होगी? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोरोना के दौरान जब प्रदेश में राजस्व घट गया हो, जनता त्राही त्राही कर रही हो, लाखों लोगों की नौकरी जा चुकी हो, हजारों लोगों की मौत हो चुकी हो, लाखों लोग एडमिट हों या एक्टिव जिनका कोरोना हो, उस दौरान इस प्रकार का घोटाला करना बहनों भाइयों महापाप है। और महापाप से भी ज्यादा ये अमानवीयता है और अमानवीयता से भी ज्यादा मैं इसको अक्षमता मानता हूं। यह प्रशासनिक अक्षमता का इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता कि जिलों में मनमानी जारी थी, जारी है और आगे भी जारी रहेगी और हम इसकी जांच नहीं करा रहे। जांच कहां हुई? सिर्फ 2 जिलों में की गई जहां के मामले निकले, जबकि अब तक 10 से ज्यादा जिलों के मामले सार्वजनिक तौर पर प्रकट हो चुके हैं। सवाल नंबर 1 कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने समय समय पर कोरोना किट खरीदने के लिए कोई मानक, कोई दर निर्धारित क्यों नहीं किए थे? और अगर जिला अधिकारी जबरदस्ती सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके ग्राम प्रधानों पर दबाव बनाकर पेमेंट्स ले रहे थे, मनमाने रेट पर कोरोना किट खरीद रहे थे, तो इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? दूसरा सवाल। तीसरा, प्रदेश में जब इतने बड़े पैमाने पर खरीद हो रही थी तो उस पर नजर क्यों नहीं रखी गई? कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट क्या करता रहा? नोडल पर नोडल, नोडल पर नोडल, नोडल पर नोडल बनाए गए। ये नोडल क्या झक मारने के लिए रहते थे? मैं ये सुनता था कि रोज 4-4, 10-10, 15-15 मीटिंग्स होती थी, रिव्यू मीटिंग्स होती थी। किस बात की रिव्यू मीटिंग होती थी कि जहां इस घोटाले को पकड़ा नहीं जा सका?
ये मनमानी होती रही, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई या कोई बड़ी जांच का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है? अब एसटीएफ कहां है? अब ईओडब्ल्यू कहां है? बात बात पर पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिखने वाले ही पुलिस अब उन जिला अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं लिख रही है, जबकि ये तो सबूत सार्वजनिक हो चुके हैं। 2 डीपीआरओज को सरकार खुद सस्पेंड कर चुकी है, तो बाकियों के खिलाफ कार्रवाई में परहेज क्यों? गाजीपुर के तो डीपीआरओ साहब और अद्भुत निकले, उन्होंने तो लूटपाट की सारी इंतहाई पार कर दी, लिमिट ही पार कर दी। सुल्तानपुर में जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने सार्वजनिक है, भ्रष्टाचार की सीमाएं पार कर दी गई। और आज वहां के बीजेपी के एमएलए ने फिर अपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं पार कर गई हैं और पार्टी को सरकार अधिकारी बदनाम कर रहे हैं। जिला अधिकारी विधायक के खिलाफ चिट्ठी लिख रही है और विधायक डीएम के खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं। ये सार्वजनिक है और ये कोई अपोजिशन नहीं। मैंने कहा ना, अपने ही घपले खोलते हैं। तो ये विधायक हैं बीजेपी के, देवमणि द्विवेदी, इन्होंने चिट्ठी लिखी है। झांसी के भी एक एमएलए ने चिट्ठी लिखी है। विपक्ष तो अभी दूर दूर है। तो क्या है कि प्रदेश व्यापी घपले की जांच होनी चाहिए? पहला सवाल। ये तो कोरोना किट का हुआ। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में पीपीई किट को खरीदने को लेकर एक बड़ा स्कैम सामने आया था। आगरा, लखनऊ, तमाम जनपदों से शिकायत आई कि सब स्टैंडर्ड यानी घटिया किस्म की पीपीई किट खरीदी गई, जिसकी वजह से डॉक्टरों को वायरस की चपेट में आए, वो एक्सपोज हुए और वायरस का शिकार हुए। क्यों? क्योंकि किट खराब थी। क्यों? क्योंकि किट फटी हुई थी। क्यों? क्योंकि किट अधोमानक थी। क्यों? क्योंकि मास्क N95 अप्रूव्ड नहीं थे, क्वालिटी वाले नहीं थे। वो बेचारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित हुए, उनमें से कई लोगों की जान चली गई। तो कोई भ्रष्टाचार करे और किसी की जान चली जाए और इसको पर कोई कार्रवाई न की जाए और इसको बताया जाए कि साहब हम तो जीरो टॉलरेंस हैं, तो ये चीजें मैच नहीं करती हैं। ये आपके चरित्र के साथ मैच नहीं करती हैं, आपके बयान के साथ मैच नहीं करती हैं, आपकी बातों के साथ मैच नहीं करती हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी है बहनों भाइयों, तो वो दिखनी भी चाहिए। उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉरपोरेशन की जांच व्यापक पैमाने पर होनी चाहिए। मास्क खरीदने में, पीपीई किट खरीदने में, सैनिटाइजर खरीदने में और तो और वेंटिलेटर खरीदने को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई गई उस पर गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। पीपीई किट खरीदने के लिए जब टेंडर डाला गया यूपी मेडिकल कॉरपोरेशन में, आपको जानकर हैरानी होगी कि 50 कंपनियों ने टेंडर डाला। पहले 3 कंपनियों ने डाला, भ्रष्टाचार हुआ, मीडिया में खबरें आई, टेंडर कैंसिल हुआ, दोबारा टेंडर बुलाया गया, 50 कंपनियां आई और 49 कंपनियों को टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दिया गया। एक कंपनी को लिया गया और उसी को टेंडर दे दिया गया। ऐसे एक मामले नहीं है, अभी तो खुलना शुरू होगा। कितने गेस्ट हाउसेज लिए गए, कितने होटल लिए गए, उनको क्या भुगतान हुआ और बदले में किन किन अधिकारियों ने रिश्वत ली, इसका अलग इतिहास है। और ये चीजें जब सार्वजनिक होंगी तो इनका पैमाना और बड़ा है। सामुदायिक किचन में घोटालों का पैमाना और बड़ा है और ये अपने ही अब सार्वजनिक करेंगे, धीरे धीरे होना शुरू हो रही है। तो ये बातें चिंता प्रकट करती हैं, हैरान करती हैं और सरकार की चुप्पी भी इस पर संदेह प्रकट करती है कि सरकार इस पर कोई एक व्यापक और बड़ी जांच का ऐलान क्यों नहीं करती। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने सीबीआई के डायरेक्टर से समय मांगा है और कहा है कि उनके पास सबूत हैं और सीबीआई इस पर एफआईआर दर्ज करे और जांच करे, क्योंकि ये पैसा केंद्र सरकार का है और वो राज्यसभा सांसद हैं और ऐसी डिमांड कर सकते हैं। उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर से टाइम मांगा है। टाइम अभी मिला नहीं, लेकिन सांसद हैं, टाइम तो उनको मिल ही जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे का प्रोसेस क्या होता है। कुछ बयान सुनिए, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। झांसी के अंदर 800 रुपए में मिलने वाला